दो प्रकार की नीम, एक कड़वी नीम, एक मीठी नीम। क्या हम देखकर पहचान पाते हैं कौन सी कड़वी नीम, कौन सी मीठी नीम? तो ये वाली जो है कड़वी नीम है, जिसमें पत्तियां कुछ ज़्यादा ही लंबी हैं, दुम लिए हुए हैं और किनारे पर आरी के दांत जैसे दांत निकले हुए हैं। और ये एक पत्ता माना जाता है, एक पत्ते के ये पत्रक हैं। तो एक पत्ते में हमें 11 पत्रक हम काउंट कर पा रहे हैं। तो बॉटनी की भाषा में इसको कहते हैं पक्षवत पत्ता। मतलब जैसे फेदर्स में दाएं बाएं भी लाइंस होती हैं, वैसे ही इस पत्ते में दाएं बाएं पत्रक हैं और बिल्कुल शीर्ष में अकेला पत्रक है, तो इसको कहते हैं ऑड पिनेट। दूसरी तरफ ये वाली मीठी नीम है, जिसकी पत्तियां थोड़ी गोलाकार जैसी हैं या आयताकार हैं और दांत अगर हैं तो बहुत कम हैं, मतलब इतने शार्प दांत नहीं है। ये जो है मीठी नीम है, जिसको हम खाद्य व्यंजनों में डालते हैं और डोगरी में हम इसको कहते हैं द्रौंकल या द्रैंकड़ी। कड़ी पत्ता भी इसका नाम है। पहले इसको कहते थे मुराया कैनिगाई, लेकिन अब कहते हैं बरजैरा कैनिगाई। और ये नींबू परिवार, संतरा परिवार का एक सदस्य है और फूल की संरचना भी वैसी है, थोड़ी थोड़ी खुशबू लिए सफ़ेद फूल होते हैं। तो ये कड़ी पत्ता है, या जिसको मीठी नीम भी कहा जाता है। नीम की तरह दिखती जरूर है, लेकिन ये मीठी होती है, कड़वी नहीं होती। ये वाली बहुत कड़वी होती है और ये असल नीम है, जिसको मार्गोसा ट्री अंग्रेजी में कहा गया, जहाँ नीम हम कहते हैं, लेकिन डोगरी च निम, और शब्द निकला हुआ है संस्कृत के निम्ब से। तो निम्ब भी 2-3 किस्म के हैं। तो कई बार इसको मीठी नीम को भी हम गिरी नींब बोल देते हैं। और ये वाला जो है वो कड़वा नींब है। और एक द्रेंग होता है बकाइन मिलिया जैड्रक, उसको बोलते हैं महानिम्ब। तो कौन से पत्ते जो हैं हम खाद्य पदार्थों में डालते हैं? ये वाले। तो ये क्या है? ये भी कड़ी पत्ता है, मुराया। तो इसको हम यहाँ रखेंगे। ये कौन सा है? ये भी मुराया का ही पत्ता है। और ये कौन सा है? ये वाला नीम है, जेडिरेक्टा इंडिका। इसको हम यहाँ रखते हैं। ये वाला कौन सा है? ये भी नीम है, तो इसको भी हम यहाँ रख लेते हैं। और ये वाला जो है ये भी कड़ी पत्ता ही है, मुराया। तो इस तरफ मैंने रखी हैं दाईं तरफ मीठी नीम, द्रौंकल, कड़ी पत्ता। और इस तरफ लेफ्ट साइड जो है ना, ये है जेडिरेक्टा इंडिका। दोनों का भेद बच्चों को जरूर सिखाइए कि किस तरह दो प्रकार की नीम, मीठी नीम और कड़वी नीम। ज़्यादा औषधीय गुण किस में है? दोनों में ही औषधीय गुण है। जैसे कड़वी नीम जो है दांतों के हर प्रकार के रोग के लिए, पेट की बीमारी को ठीक करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बहुत ही रामबाण औषधि मानी जाती है। कई दंत मंजनों में, टूथपेस्ट में भी इसको डाला जाता है। लेकिन संस्कृत में इसको नाम दिया था सर्व रोग निवारणी। मैंने सारे ही रोगों का निवारण करने का गुण जो है ना वो इसमें है, चाहे वो मधुमेह क्यों ना हो। तो नीम की एक घनबटी आती है जो मधुमेह के लिए एक औषधि है, वो इसी से बनती है। कई प्रकार के साबुन, अलग अलग साबुन, उसमें भी नीम का साबुन जो है हमें त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। खासकर घुमोरियाँ हो जाती हैं, कील मुहांसे हो जाते हैं बरसात के मौसम में, तो इसकी
एक्सट्रैक्ट से नहाना, स्नान करना, जब बने हुए साबुन से हम उसको अगर यूज़ करते हैं तो त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, त्वचा निखार के लिए। और ये कुछ लोग जो हैं इसको काढ़े के रूप में लेते भी हैं, लेकिन बहुत कड़वी होने के कारण, और ऐसे भी बहुत मात्रा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन दक्षिण भारत में खास उत्सवों के शुभ अवसरों पर इसके फूलों का भी व्यंजन बनाया जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में गुड़ी पड़वा का त्यौहार होता है या कुछ और, तो ये भी माना जाता है कि इसमें विष्णु का वास है इस पेड़ पर। और अभी हाल में जो हम देख रहे हैं, जो उड़ीसा में पुरी में जो जगन्नाथ यात्रा निकली हुई है, रथ यात्रा भी जिसको कहते हैं, कार यात्रा भी जिसको कहते हैं, जो 27 जून को शुरू हुई और 5 जुलाई को हेरा पंचमी के साथ समाप्त होगी, उसमें जो मूर्तियां हैं ना, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की, वो इसी नीम की लकड़ी की बनाई जाती हैं। साथ में कुछ और पौधे भी यूज़ होते हैं, क्योंकि उसमें एक वन पीस नहीं होता, उनको जो रथ है, रथ बनाने में और किस्म के पौधों की लकड़ी यूज़ होती है। और मूर्तियां जो हो वो नीम की। तो ये विशेष अनुष्ठान द्वारा उनका नव कलेवर होता है। हर साल नहीं होता, उसकी एक कोई खास तिथि होती है। कुछ कुछ सालों के बाद उनका जो नव कलेवर होता है, उसके लिए वो एक कोयला वैकुंठ उनको ले जाया जाता है, और वहाँ पे कोयला कब्रिस्तान को कहते हैं और वैकुंठ स्वर्ग को कहते हैं। जो पुरानी मूर्तियाँ होंगी उस अनुष्ठान में उस वक्त उनको दफनाया जाता है, और नई बनी हुई मूर्तियों का पुनर्स्थापन करके उनको जीवादान दे करके उनको स्थापित किया जाता है। तो ये रथ यात्रा के साथ भी जुड़ने वाला एक बहुत ही धार्मिक और सांस्कृतिक पेड़ है नीम, जिसको कहते हैं जेडिरेक्टा इंडिका। लेकिन ये जो है ये कड़ी पत्ता है। सुबह हुई नहीं तो चाहे वो नाश्ता हो, जो दोपहर हो तो लंच हो, या रात का डिनर हो, हर प्रकार के खाद्य व्यंजनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 2 पेड़ों का खास इस्तेमाल होता है। एक है शुभांजन, सुहांजना, ड्रमस्टिक ट्री, मोरिंगा ओलियईफेरा, उसकी स्टिक्स को डाला जाता है, उसके फ्रूट पार्ट्स को डाला जाता है चॉप करके। बहुत न्यूट्रिशनल पेड़ होता है मोरिंगा। और दूसरा जो है वो कड़ी पत्ता, जैसे रसम में हम डालते हैं, बड़ा में डालते हैं, है ना, उत्पम में हम डाल सकते हैं। तो बहुत ही रिच होता है ये आयरन में, और हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। अब जम्मू में भी लोगों में ये पॉपुलर होने लगा है, और लोगों ने अपने घर, आंगन, प्रांगण या नियर बाई पार्क में अब लगा रखा है। और लोग जो हैं इसकी पत्तियों को लेकर के दाल में भी डाल देते हैं, चटनी में भी डाल देते हैं, या कहीं पोहा बनाते हैं, उत्पम बनाते हैं, तो उसमें यूज़ करते हैं। मुराया कैनिगाई, जिसके ऊपर लेमन बटरफ्लाई भी अंडे देती है। तो ये 2 किस्म की नीम जो है ना, दोनों के परिवार अलग अलग हैं। जैसे इसका परिवार जो है द्रेंक परिवार है, मिलिएसी। और मिलिएसी की पहचान क्या है? हर पत्रक जो है ना, वो नीचे से ध्यान से देखने पर पता चलेगा, पत्रक जो है एक तरफ से नैरो है और एक तरफ से गुलाई लिए हुए चौड़ा है। माने इसको बोलते हैं ओब्लीक लीफ बेस। पत्ता जो है, पत्ते के बीच में एक शिरा होती है, मिड रिब जिसको कहते हैं। आम क्या होता है, आमतौर पर हम देखते हैं कि ये जो मिड रिब है पत्ते के 2 हिस्सों को, 2 भागों को बराबर में बांटती है। लेकिन जो मिलिएसी परिवार के, बकाइन परिवार के, जो नीम परिवार के सदस्य हैं, उनमें ऐसा नहीं होता। उनमें इसमें फिर भी हमें थोड़ा दिख रहा है कि एक मिड रिब जो है दोनों भागों को बराबर बराबर बांट रही है। लेकिन इधर आप देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा कि बिल्कुल ये हिस्सा छोटा है और ये बड़ा है। ऊपर वाला बड़ा हिस्सा है, ये नीचे वाला छोटा है। माने ओब्लीक बेस है। मिड रिब की जो अरेंजमेंट है, मिड रिब जो निकल दी हुई है, वो
इक्वल भागों में लेमाइना को बांट नहीं रही है। ओब्लीक लीफ लेट का बेस जो होना, ये मिलिएसी का करैक्टर है। ऐसा इसमें नहीं है। इसमें भी अगर हम देखना चाहेंगे थोड़ा बहुत हो सकता है किसी की नज़र में आए कि नहीं ये भी ओब्लीक है, पर इतनी ओब्लीकनेस नहीं है जितनी कि हमें नीम में नज़र आती है। लेकिन इसीलिए कुछ कुछ तो समानता है ही, और इसीलिए शायद दोनों को नीम कहा गया। इसको कहा गया कड़वी नीम, इसको कहा गया मीठी नीम। अब डोगरी नाम में नीम हमारे जम्मू में तो डोगरा प्रदेश क्षेत्र में जंगलों में तो नहीं उगती, तो इसलिए लगाई ही गई है। तो इसका एक अच्छा पेड़ जो है हम देखते हैं, नरसिंह मंदिर है यहाँ तो हीरानगर के पास। उसका जो है उस मंदिर में बहुत बड़ा नीम का पेड़ है, नरसिंह मंदिर। और इसको रघुनाथ मंदिर में भी लगाया गया है। तो मंदिरों के परिसर में लगाना शुभ माना जाता है, घरों में भी लगाना इसको शुभ माना जाता है। और इसका जो फल होता है निमोली जिसको कहते हैं, वो जुलाई में बस 15 दिन की वायबिलिटी होती है। अगर इसको आप लगाना चाहें तो आपको 15 जुलाई के आसपास इसको हार्वेस्ट करना है, इसके फल को। वो इस वक्त बनने लगा है, अभी 1 हफ्ते के बाद आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर 10-15 दिन के अंदर ही आपको रोपित करना पड़ेगा पौधशाला में, नहीं तो वो उसकी वायबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा इसके पेड़ जो हैं सड़कों के किनारे लगाए गए हैं। और ये जो मुराया है ये हमारे कंडी क्षेत्र में, जम्मू के क्षेत्र में, कटरा में, रियासी में, कहीं भी हम जाएं, रजौरी में, कालाकोट में, हर जगह जो सब ट्रॉपिकल एरिया है, जो गर्म इलाके हैं, वहाँ पे ये झाड़ी खुद ही उगती है वीड की तरह। तो इसका जो एक्सप्लाइटेशन है या हार्वेस्टिंग है उसके ऊपर कोई अंकुश भी नहीं है। और इस तरह से वे रिन्यूएबल पत्तियाँ होती हैं। बेशक ये डेसिडुअस श्रब होती है, पर्णपाती होती है, कुछ देर के लिए बिन पत्तों के नंगी झाड़ी भी हमें दिखाई देती है। और ये नीम, और ये 2 किस्म की नीम, कड़वी नीम और मीठी नीम। और कड़वी नीम जो है वो जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा है उसमें भी यूज़ होती है। और रथ यात्रा एक भव्य समारोह होता है, और उसमें जो रथ है उनके रंग या उनके जो द्वारपाल हैं या जो घोड़े के कलर हैं या लकड़ी का जो कलर देखा जाता है, जैसे नीम है, ये कहा जाता है कि वो वाला नीम का पेड़ जगन्नाथ की मूर्ति के लिए यूज़ होता है जिसकी शाल का रंग गहरा हो, क्योंकि वो ऐसे भी देखने में उनका श्याम रंग, गहरा श्याम रंग है। लेकिन बालभद्र और सुभद्र के लिए हल्के रंग की लकड़ी शाल वाला नीम का पेड़ जो है चुना जाता है। जैसे पीले शाल वाला जो है वो सुभद्र के लिए। तो और भी कई प्रकार की उसमें बताया जाता है कि 4 शाखाओं वाला पेड़ चुना जाता है जगन्नाथ जी के लिए, और बालभद्र के लिए 7 शाखाओं वाला चुना जाता है। और इसी प्रकार में सुदर्शन देवता के लिए 3 भुजाओं वाला, और सुभद्रा के लिए 5 शाखाओं वाला। तो और भी कई किस्म के हैं, किस तरह से मंत्रोच्चारण के साथ, और कोई खास जो आधिकारिक संत होते हैं मंत्रोच्चारण के साथ ही उस पेड़ को काट सकते हैं, और किस तरह से बाकी शाखाओं को जो अनयूज्ड मटेरियल है उसको फिर दफना दिया जाता है। तो एक बहुत ही श्रद्धा आस्था भाव से नीम के पेड़ का जो इस्तेमाल है जगन्नाथपुरी के मंदिर में होता है। और ये दोनों पेड़ आयुर्वेद में भी इनका वर्णन मिलता है, और हमारे स्वास्थ्य के लिए दोनों पेड़ जो हैं हमें रोपित करने चाहिए। वन महोत्सव का समय है, अभी बारिशें हो रही हैं जम्मू में, और हमें पौधे लगाने चाहिए। जब पौधे लगाएं, हम विदेशी पौधे भी कई बार लगा देते हैं। मेरी सबसे एक प्रार्थना रहेगी कि विदेशी पौधों को छोड़ करके अपने भारतीय पौधों को लगाने का प्रयत्न करें, जिसमें रक्त चंदन हो सकता है। अब रक्त चंदन क्यों ना लगाओ,
एक तो सफ़ेद चंदन होता है, सफ़ेद चंदन भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जम्मू में सफ़ेद चंदन के भी पेड़ हमें दिखते हैं कहीं कहीं, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा भी रोपित कर सकते हैं। और लाल चंदन जो है टेरोकार्पस सेंटालाइनस, बड़ा ही दुर्लभ किस्म का एक पेड़ है भारत का, आंध्र प्रदेश का है वो। तो उसको हम कुछ लोगों ने लगाया है और मैं भी उसको लगाने जा रहा हूँ। 8 जुलाई को रूपनगर में एक वन महोत्सव का पौधारोपण का कार्यक्रम हो रहा है। तो अर्बन फॉरेस्ट्री के जो डीएफओ हैं उन्होंने आग्रह किया था कि आपसे रक्त चंदन का पौधा उस दिन रोपित करवाना है, और बच्चे होंगे तो उनके साथ पेड़ परिचर्चा भी होगी 8 जुलाई को। जब हमने पौधे लगाने हैं तो हम मौलसरी के पौधे क्यों नहीं लगाएं? राजा महाराजा ने भी बहुत पौधे लगाए थे। मौलसरी बहुत ठंडी ठंडी छाँव देता है गर्मियों में, और ऐसे भी उसके फल जो खाए जाते हैं। आज भी हम देखते हैं पुरानी मंडी में मौलसरी लगा हुआ, नागबनी में मौलसरी लगा हुआ, या हम जो सर्किट हाउस है, गेस्ट हाउस है तालाब तिल्लो रोड पे, उसमें लगे हुए देखते हैं। लेकिन जो आज की पौधारोपण की जो मुहिम है, अभियान है, उसमें बहुत कम लोग रोपित कर रहे हैं। तो एक और आग्रह होगा कि हमें ढूंढ के लाने चाहिए, और मौलसरी के पौधे आपको मिल जाते हैं नर्सरियों में। वन विभाग की नर्सरी में भी मौलसरी होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं मिलते हैं। हम एक और आग्रह करेंगे वन विभाग के अधिकारियों से कि वो भी ऐसे पौधों को अपनी पौधशाला में जगह दें जो पौधे हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं, इतिहास का हिस्सा हैं, देवी देवताओं के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ये नीम का पेड़ है, इसको शीतला माता के साथ भी जोड़ा जाता है। खासकर कहा जाता है कि चैत्र मास में इसके ऊपर शीतला माता का निवास होता है, ऐसा भी माना जाता है। और ये जो पौधे हैं उसमें रुद्राक्ष आप रोपित कर सकते हैं, है ना। और इस प्रकार से कई और पौधे हैं जिनके बारे में आप जागरूकता भी अब फैला सकते हैं बच्चों में। तो हम 8 जुलाई को एक वन महोत्सव के कार्यक्रम में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जो जोरावर सिंह मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रियासी है, वहाँ पे एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो वहाँ के ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल प्रधानाचार्य रमेश अत्रे जी, उनका निमंत्रण मैंने स्वीकार किया है। और उस दिन हम कोशिश करेंगे कि वन महोत्सव में कुछ नया आयाम लेकर जाएं, नई बात करें। पौधारोपण भी उसमें होगा, लेकिन उसके साथ साथ वन क्या है और वन से जुड़ी हुई हमारी वैदिक संस्कृति क्या है, और किस तरह से हमने जो 7 द्वीपों के नाम दिए थे वो भी पेड़ों के साथ जुड़ते हैं। जैसे जम्बू द्वीप जामुन से जुड़ता है, शालमली द्वीप सिंबल से जुड़ता है, बोम्बैक्स सीबा से। इसी तरह से क्राउंच द्वीप है तो वो एक क्रेन से जुड़ता है या पर्वत से जुड़ता है, कूंज जिसको हम कहते हैं। इसी तरह से वहाँ एक कुश द्वीप भी है। कुश घास का नाम है जिसको डोगरी में तो दब कहा जाता है, डेस्मोस्टेकिया बाइपेनेटा। तो कहा जाता है देवी देवताओं ने ये घास रोपित किया था उस द्वीप पर, इसलिए तो श्रद्धा का प्रतीक है और हर यज्ञ हवन में हम यूज़ करते हैं। नीम की लकड़ी भी यज्ञ हवन में यूज़ होती है, माने धार्मिक महत्व वाला पेड़ है ये। और उसी कड़ी में, श्रृंखला में अगर हम कहें तो द्वीपों में एक प्लक्ष द्वीप भी है। तो कितने पेड़ों के नाम आते हैं द्वीपों में। तो प्लक्ष द्वीप है जिसको डोगरी में हम प्लाखी कहते हैं, प्लख कहते हैं, पख कहते हैं। हमारे जम्मू में बहुत ही पूजनीय और विद्वान शास्त्री हैं पुरुषोत्तम द्विवेदी शास्त्री जी। तो प्लाखी का जो नई कुंपलें होती हैं बसंत के मौसम में, उसका बहुत बेहतरीन अचार और पुलाव और व्यंजन बनाए जाते हैं। तो वो पुरुषोत्तम शास्त्री द्विवेदी जी ने ही मुझे पहली बार वो उपहार दिया था प्लक्ष का। तो उसके नाम से भी द्वीप है, प्लक्ष द्वीप। तो वहाँ पर भी हो सकता है प्लक्ष के पेड़ होते हों, तब की बात है। अब बहुत कुछ बदल चुका है। तो कई प्रकार की जो हमारी हैं अलग अलग द्वीप, उन द्वीपों में अगर हम गौर करें
तो हमें शाक द्वीप का भी जिक्र आता है। तो शाक क्या है, क्या कोई साल है या क्या है। और इसी तरह से सप्तद्वीप में हमारा पुष्कर द्वीप भी है, और पुष्कर द्वीप में शायद कमल होते होंगे। तो आज भी हम जाते हैं राजस्थान में पुष्कर झील, जो ब्रह्मा को समर्पित मंदिर है वहाँ पे। तो शुरू से ही अरण्य संस्कृति, जब हम बोलते हैं भारत की संस्कृति, तो मतलब हमने वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को, लताओं को जगह दी है। जैसे ये जगन्नाथपुरी में जो मैं कह रहा हूँ कि नीम की लकड़ी को लाया जाता है, तो उसमें भी बहुत कुछ देखा जाता है कि ऐसा पेड़ होना चाहिए जिसके ऊपर घोंसले नहीं बने हों, ऐसा पेड़ होना चाहिए जिसके आगे पीछे कोई अच्छे और पेड़ भी होने चाहिए, है ना। और एक मैंने स्वस्थ इकोसिस्टम का ही एक आभास होता होगा, तभी उसको रखा जाता था। और बहुत ही एक श्रद्धा के साथ, पूजा के मंत्रों के साथ इन पेड़ों से लकड़ी ला करके हम जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्र की मूर्तियों में स्थापित करते हैं। तो रथ में जो घोड़े होते हैं, घोड़े भी लकड़ी के होते हैं, और उसका भी जो रंग होता है वो रंग अलग अलग है। रंग किसी का घोड़ा काला है, किसी का सफ़ेद है, तो किसी का दूसरे कलर का। और ये जो रथ यात्रा है, ये इसलिए कहा जाता है कि जुलाई में जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं, और इसलिए वो कुछ दिनों के लिए मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। और दूसरी मंदिर है एक गुंडीचा मंदिर, वहाँ से होते हुए, और 7 दिन वो उनके दर्शन नहीं होते, और उसके बाद वो पुनः अपने मंदिर में लौटते हैं। तो यही एक भव्य रथ यात्रा है जो 16वीं शताब्दी से शायद लगातार आयोजित हो रही है ओडिशा में। तो ये पेड़ पौधे, जब वन महोत्सव का ये हम एक उत्सव त्यौहार मनाते हैं, उसके अंतर्गत कई और भी, जैसे गुप्त नवरात्रे भी चल रहे थे। तो बहुत भव्य संस्कृति है भारत की, और हमारे राष्ट्र निर्माण में मुझे लगता है हमारी इतिहास का भी और भारतीय संस्कृति का भी योगदान बहुत है। और युवा पीढ़ी जब तक इससे परिचित नहीं होगी, इससे गौरवान्वित नहीं होगी, तो हम अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को सही ढंग से विश्व के पटल पर नहीं रख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि वन महोत्सव एक ऐसा अवसर है, ऐसा मौका है कि वनों को हमारे पूर्वजों ने किस तरह से इंटरप्रेट किया है, प्रकृति के प्रेम में किस तरह से हमने पूजा पद्धति को विकसित किया है, किस तरह यज्ञ हवन जो हैं वो किस तरह से प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं। तो नीम जो है, नीम भी हमारे एक प्यूरिफिकेशन में बहुत इसका योगदान है। चाहे ऐसे भी रक्त विकारों को भी ये चुस्त दुरुस्त करती है। और ये जो कड़ी पत्ता है, ये केश निखार में भी इसका रामबाण लाभ जो है वो माना गया है। तो पेड़ पौधों की बात जितनी करें उतनी कम है, और पेड़ों की विविधता भी बहुत है। भारत में 17-18 हज़ार के करीब फूल वाले पौधे हैं। बाकी फर्न्स को छोड़ दीजिए, मासेस को छोड़ दीजिए, एल्गी शैवाल को छोड़ दीजिए, और उस 17,000 में कम से कम 600-700 ऐसे पौधे हैं जो बहुत ही औषधीय गुण रखते हैं, और उनका जो है हीलिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता है। आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, और लद्दाख में हमारे आमची सिस्टम है, तो वहाँ में भी कई और हाई अल्टीट्यूड की कोल्ड डेजर्ट के प्लांट्स जो हैं उससे चिकित्सा प्रणाली विकसित हुई है। तो ये पेड़ पौधे जो हैं इनको पहचानने की कोशिश करें, और इनके नाम जानने की भी के लिए प्रयत्नशील रहें, खासकर युवा पीढ़ी, बच्चे, जिनको पता नहीं चलता मीठी नीम कौन सी, कड़वी नीम कौन सी, और पहचानना है तो पहचानना है कैसे।